बाइजेंटीन की तरफ हमने हजरत अबू बकर के दौर में बाइजेंटीन एम्पायर यानी सीरियन साइड के ऊपर क्या क्या कमालात किए, जल्दी से हम वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, कैंपेन्स इन सीरिया या बाइजेंटीन। पहली जो बैटल है इसके अंदर, दैट इज बैटल ऑफ बोस्रा। ठीक है, सबसे पहले थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करें, कॉन्टेक्चुअलाइज करने की कोशिश करें। हजरत अबू बकर जो थे, ठीक है, उन्होंने शुराबील और अबू उबैदा को भेजा था, ठीक है, टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सीरिया। कहा यह जाता है कि हजरत अबू बकर ने शुराबील, अबू उबैदा, यजीद एंड अमर बिन आस को हर आर्मी को 7,000 का लश्कर देकर 7,000 मुस्लिम मेन टू ईच ऑफ दीज ट्रूप्स। अबू बकर सेंट ईच ऑफ देम टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सीरिया। लेकिन यहां पर जाकर एज सच कोई सक्सेस हमें हासिल इतनी बड़े लेवल के ऊपर नहीं हुई थी जितनी खालिद बिन वलीद ने हमें पर्शियन साइड के ऊपर दिलवाई थी। यार मतलब क्या 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 रहे हो यार? यार भाई, नहीं पढ़ना तुझे? नहीं पढ़ना तो छोड़ दे। मना कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ यार, किसी वजह से समझा रहा हूँ। तो हजरत अबू बकर ने 7,000 मुस्लिम की आर्मी, 7,000 मुस्लिम आर्मी को भेजा। ठीक है, किसके अंडर में? इन 4 लीडर्स के अंडर में भेजा टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सीरिया। ठीक है, सीरिया इज बाइजेंटीन एम्पायर। एक ही बात है, चाहे आप बाइजेंटीन एम्पायर लिखें या आप सीरिया लिखें, लेकिन इतना ज्यादा हमें कोई फायदा हासिल नहीं हो सका जिस तरीके से खालिद बिन वलीद ने हमें पर्शिया के अंदर जिताया था। ठीक है, हमें इतनी ज्यादा विक्ट्रीज हासिल नहीं हो सकी सीरिया के अंदर इनिशियली, जब तक खालिद बिन वलीद नहीं गए, जो कि हमें हासिल हुई कब? जब खालिद बिन वलीद सीरिया के अंदर गए। पर इस वक्त खालिद बिन वलीद कहां पर बिजी है? ही इज बिजी इन पर्शिया। ठीक है, पर्शियन के साथ जो बैटल्स लड़ रहे हैं खालिद बिन वलीद, उसमें हमें बहुत जबरदस्त विक्ट्रीज मिली है। सीरियन फ्रंट के ऊपर इतना ज्यादा हमें कोई खास नतीजा नहीं है। अब होता ही है बेसिकली, इस बैटल ऑफ बोजरा के अंदर अबू उबैदा इब्ने जरा जो है वो शुराबील को भेजते हैं और बोलते हैं कि कॉन्कर करने की कोशिश करो, लेकिन हो नहीं पाता। खालिद बिन वलीद मीन वाइल 4,000 की आर्मी लेकर, खालिद बिन वलीद अपनी आर्मी को कितने विंग्स में डिवाइड करते हैं? 3 विंग्स के अंदर। ठीक है, खालिद बिन वलीद जो है वो अपनी आर्मी लेकर पहुंचते हैं। ठीक है, हिज एजेंडा इज टू गेट विक्ट्री इन द बैटल ऑफ बोस्रा। ये हमारी पहली बैटल है अगेंस्ट हुम? अगेंस्ट सीरियंस या पर्शियंस? अगेंस्ट सीरियंस। ये हमारी पहली बैटल है अगेंस्ट सीरियंस। ठीक है, अब होता ये है, अब तक आपको मैंने थोड़ी देर पहले इस चीज का जिक्र किया कि हमारी जो आर्मी की लीडरशिप है वो अबू उबैदा के हाथ में सीरिया के अंदर, शुराबील के हाथ में, अमर बिन आस के हाथ में। खालिद बिन वलीद जब आते हैं तो ये जो लीडरशिप है खालिद बिन वलीद खुद लेते हैं, और इवन अबू उबैदा इब्ने जरा जैसे काबिल लोग खालिद बिन वलीद के अंडर में काम करते हैं। अबू उबैदा इब्ने जरा जैसे टैलेंटेड और पावरफुल कमांडर्स आल्सो वर्कड अंडर द लीडरशिप ऑफ खालिद बिन वलीद। डज दैट मेक सेंस? अब होता क्या है, जब सीरियंस जो हमारे दुश्मन है इस वक्त, वो अपनी आर्मी तैयार करते हैं 12,000 लोगों की। ठीक है, और 12,000 की ये जो आर्मी है ये मुस्लिम आर्मी के साथ लड़ने आई हुई है। ठीक है, कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट वाज द साइज ऑफ द मुस्लिम आर्मी? 4,000। ठीक है, अगेन जो दुश्मनों की आर्मी है वो दुगनी या 3 टाइम्स है। अगर 12,000 आर्मी, सीरियन आर्मी 12,000 की है, तो मुसलमानों की आर्मी कितनी है? 4,000। हमारी आर्मी हमेशा 50% या उससे कम रही है, याद रखना इस बात को। ठीक है, होता यह है कि जैसे ही जंग शुरू होती है, अब ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वाकया है, यहाँ पर सुनिएगा इसको। जैसे ही जंग शुरू होती है ना, तो शुरू में मुसलमानों को डिफिकल्टी होती है सीरियंस को हराने में।
लड़ाई चल रही होती है, खालिद बिन वलीद आगे आगे आकर लड़ रहे होते हैं। अचानक से जंग के दौरान एक घुड़सवार आता है, अपने हाथ में येलो परचम लिए हुए। वो जो घुड़सवार होता है वो होते हैं अबू उबैदा इब्ने जरा। अबू उबैदा इब्ने जरा अपने हाथ में येलो परचम लेकर आते हैं, क्योंकि सीरियंस को हराना वाज लाइक हेल। और शुरू में जंग के अंदर हम नहीं हरा पा रहे थे सीरियंस को। थोड़ी देर बाद जंग के दौरान खालिद बिन वलीद के सामने, वो खालिद बिन वलीद देखते हैं एक बंदा आ रहा है मेरी तरफ, घुड़सवार, हॉर्समैन। उसके हाथ में एक येलो झंडा है, उसके हाथ में एक येलो स्टैंडर्ड है। वो जो बंदे होते हैं वो कौन होते हैं? अबू उबैदा इब्ने जरा। वो जो येलो स्टैंडर्ड होता है ना, उसके बारे में ये कहा जाता है कि प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम ने वो सेम स्टैंडर्ड यूज किया था एट द टाइम ऑफ खैबर। डज दैट मेक सेंस? और जब अबू उबैदा खालिद बिन वलीद के हाथ में वो झंडा देते हैं जो होली प्रॉफिट ने खैबर के टाइम पर यूज किया था, तो खालिद बिन वलीद अबू उबैदा को कहते हैं कि मैं तुमसे नया मुसलमान हूं, तुम्हारी उम्मत के अंदर तुम्हारा दर्जा बहुत बड़ा है, अगर जरूरत नहीं होती तो मैं आपको अपने अंडर में लिए कभी जंग नहीं करता, मैं आपके अंडर में रहता। लेकिन मैंने आपको बताया अबू उबैदा ने, शुराबील ने कोशिश तो की थी सीरिया जीतने की, यानी दे वांटेड टू एक्चुअली कैप्चर द टाउन ऑफ बोजरा, बट दे वर अनएबल। सो अबू बकर ने कहा था कि लीडरशिप किसको दी जाए? खालिद बिन वलीद को। तो खालिद बिन वलीद को जब अबू उबैदा झंडा देते हैं, खालिद बिन वलीद कहते हैं कि मैं कभी भी इस आपके अंडर में, आपको अंडर में रखते हुए जंग नहीं लड़ता, लेकिन वक्त का तकाजा है, हालात की मजबूरी है, जिस वजह से आपको मुझे अंडर में रखना पड़ा, और फरमान है हाकिमुल वक्त का कि आप मेरे अंडर में लड़े। ठीक है। अब अबू उबैदा का आप यहाँ से अंदाजा लगाएं कि अबू उबैदा खुद इतने जबरदस्त जनरल हैं, लेकिन वो अलम दे रहे हैं खालिद बिन वलीद को, और वही अलम दे रहे हैं, वही झंडा दे रहे हैं जो कि होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने खैबर के मौके पर इस्तेमाल किया था, और किसको दिया था? हजरत अली को। Does that make sense? तो this was a unique point about this battle. ठीक है। मुसलमान बोजरा सिटी के अंदर एंटर करते हैं और सीरियंस जो है वो सरेंडर करते हैं, एंड दे अग्री टू पे जिजिया। ठीक है। कहा जाता है 130 मुसलमानों की शहादत हुई है, और पर्शियंस जो थे अबाउट 8000 सीरियंस जो है ना, वो उनकी इस जंग के अंदर डेथ हुई। आर वी क्लियर ऑन दिस? डज दैट मेक सेंस? ठीक है। उसके बाद अगली जो बैटल है दैट इज कॉल्ड द बैटल ऑफ अजनादैन। इस बैटल के अंदर क्या है, जितने भी सीरियंस बोजरा के अंदर हारे हैं, पिटे हुए सीरियंस, वो कहां पर जाएंगे? दे आर कमिंग टू अ प्लेस कॉल्ड अजनादैन। अजनादैन के अंदर कौन से सीरियंस आ रहे हैं महद? जो बैटल ऑफ बोजरा के अंदर हार गए, वो कहां पर आ रहे हैं? जल्दी से समझा रहा हूं, ये बैटल इट इज लिंक्ड। वो कहां पर आ रहे हैं? दे आर कमिंग टू अ प्लेस कॉल्ड अजनादैन। ठीक है। अब क्या होता है, खालिद बिन वलीद जो है वो शुराबील को भेजते हैं, और शुराबील को ये कहते हैं, ये जंग बहुत इंटरेस्टिंग है, मजे वाली जंग है। शुराबील को भेज, इजी टू रिमेम्बर है, शुराबील को भेजते हैं और बोलते हैं कि अजनादैन जाओ और ये पता लगाओ कि वहां पर क्या हालात चल रहे हैं, हाउ आर थिंग्स वर्किंग देयर। ठीक है। तो शुराबील को भेजा जाता है, खालिद बिन वलीद भेजते हैं, कहां पर भेजते हैं? अजनादैन, और बोलते हैं वहां पर जाके चेक करो कि वहां पर सीरियंस क्या कर रहे हैं। शुराबील बिन हसना जब वापस आते हैं तो वो ये खबर लेकर आते हैं कि सीरियंस जो है वो फुल तैयारी कर रहे हैं, दिन ब दिन यहाँ पर सीरियंस की तादाद बढ़ती जा रही है, और एक वक्त ऐसा आएगा कि ये किसी भी वक्त हमारे ऊपर अटैक कर देंगे और बदला ले लेंगे। तो जब ये पता चलता है खालिद बिन वलीद को, तो खालिद बिन वलीद 40,000 की आर्मी जमा करते हैं। मैंने आपको ये नाम थोड़ी देर पहले भी बताए, अबू उबैदा, यजीद बिन अबू सुफियान, अबू उबैदा इब्ने जरा, ये सब लोग आपस में मिल मिलाकर अपनी आर्मी जमा करते हैं अंडर द लीडरशिप ऑफ खालिद बिन वलीद। ठीक है। अगेंस्ट में सीरियंस की आर्मी देखो, अकॉर्डिंग टू सम एस्टिमेट्स 1 लाख लोग थे, एंड दिस नंबर वेरीज फ्रॉम 1 लाख टू 2.5 लाख।
अंदाजा लगाएं। और मैंने क्लास के स्टार्ट में आपको बताया था मैक्सिमम आर्मी हमारी मुसलमानों की कितनी होगी, 40,000। अब जाके हुई है हमारी आर्मी 40,000। और सामने जो आर्मी है वो कितनी है, 1 लाख से 2.5 लाख का फिगर, कुछ भी कोड कर दें, इट इज टू लार्ज। ठीक है, 40,000 को मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे, इट्स 120,000, वो भी चलेगा। डज दैट मेक सेंस? तो इतनी बड़ी आर्मी के खिलाफ अब हमें लड़ना था। ठीक है, अच्छा, अब इस आर्मी के अंदर हेराक्युलस ने, हेराक्युलस कौन है, हेराक्युलस इज द रूलर, नहीं नहीं, एम्पेरर, ही इज द एम्पेरर। ठीक है, उसने अपने भाई को भेजा होता है थियोडोर को, और ये कहा होता है कि इस आर्मी को लीड करो अगेंस्ट खालिद बिन वलीद। ठीक है, अच्छा, अब होता क्या है, जंग से पहले, जंग से पहले सीरियन आर्मी अपना एक खुफिया बंदा भेजती है। उस खुफिया बंदे का काम ये होता है, वो आता है मुसलमानों पर नजर रखता है, मुसलमानों पर नजर रखता है और ये न्यूज लेकर जाता है सीरियंस के पास। वो थियोडर को मिलता है और कहता है कमांडर आपने मुझे भेजा था, मैं आपके लिए न्यूज लेके आया हूँ। ये जो आर्मी, अच्छा भेजा क्यों होता है, भेजा इसलिए होता है ताकि ये पता चल सके सीरियंस को कि इस बार मुसलमानों की आर्मी की क्वांटिटी और क्वालिटी कैसी है। तो क्यों क्यों ये जानना जरूरी होता है, क्योंकि वो हमसे एक जंग हार चुके, बौजरा उनके हाथ से निकल चुका है। अब क्या होता है, अब ये होता है, वो जो स्पाई होता है वो सीरियंस को आकर ये बताता है कि भाईजान ये अजीब से लोग हैं, मैंने इनको 2-3 दिन ऑब्जर्व किया, रात के अंदर ये साधु बन जाते हैं, इबादत में रहते हैं, और दिन के टाइम ये जंगजू किस्म के लोग हैं, जंग वॉरफेयर कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर इनके रूलर का भी बेटा कोई गलत काम कर दे तो ये लोग उसको सजा देते हैं, इतने रूल्स के पक्के हैं। जब ये चीज सीरियन कमांडर सुनते हैं तो वो लोग ये कहते हैं इस जमीन के ऊपर ऐसे लोगों से लड़ने की बजाय तो हम जमीन के अंदर दफन हो जाए। अभी जंग शुरू नहीं हुई है, एक सीनियर आदमी खालिद बिन वलीद के पास आते हैं, पगड़ियां, ये दौलत, तुम्हें 100 पगड़ियां देंगे, इतने दीनार, इतने दरम, जंग छोड़ दो, बिक जाओ। खालिद बिन वलीद कहते हैं कि हम यहाँ भीख मांगने आए हैं, वी आर नॉट हियर टू टेक चैरिटी, हमारा एक एक बंदा तुम्हारे 10-10 बंदों से लड़ेगा, हम पीछे नहीं हटेंगे। ये स्ट्रैटेजी होती है सीरियंस की कि किसी तरीके से जो है ना वो मुसलमानों को हराया जा सके। खालिद बिन वलीद कहते हैं इस्लाम कबूल, सेकंड ऑप्शन जिजिया, नहीं तो फिर हमसे लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। जंग होती है, 50,000 सीरियंस मारे जाते हैं, और इसके साथ हमारा रास्ता खुल जाता है टू डेमेस्कस। हमारे हाथ में अगली जो जगह आती है, दैट इज द लास्ट थिंग, द सीज ऑफ डेमेस्कस। डेमेस्कस के लिए हम तैयारी करते हैं, लेकिन जैसे ही मुस्लिम आर्मी वहां पर पहुंचती है, न्यूज आती है अबू बकर का इंतकाल हो गया है, हजरत अबू बकर की डेथ हो गई है। तो मुस्लिम्स सीज ऑफ डेमेस्कस को छोड़कर मदीने आते हैं, और लेटर ऑन सीज ऑफ डेमेस्कस कब होता है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हजरत उमर। कोई मसला, कोई इशू? तो मैंने आपको पर्शिया पढ़ाया, मैंने आपको सीरिया पढ़ाया, दोनों के ऊपर 10-10 मार्क का सवाल सिलेबस का पार्ट है, आ सकता। आर वी क्लियर ऑन दिस? डज दैट मेक सेंस? कोई इशू है यहाँ तक? ठीक है, अब एक और चीज है छोटी सी, दैट इज एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर आते हैं, 1 मिनट में। ये 10 मार्क के अंदर मर्ज होके सवाल आता है एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, हजरत अबू बकर की एडमिनिस्ट्रेशन। कैरेक्टर मतलब मैं समझा नहीं, कैसे आती है ये पूछ रहे हो? एक तो आर्टिस्ट का आता है और एक कैरेक्टर का डिस्क्रिप्शन। नहीं, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन पूछेगा एंड फॉल्स प्रॉफिट्स पूछ लिया, एडमिनिस्ट्रेशन कंपाइलेशन ऑफ कुरान, इस तरीके से आता है। ठीक है,